हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 17 अगस्त और आज की क्लास के अंदर अपन जो करंट अफेयर्स प्लस जो स्टैटिक जीके है उसका रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज जो इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर पॉलिटी से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो करवाएंगे। तो चलो बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश के अंदर ही आयोजित बहुराष्ट्रीय SEACAT 2023 अभ्यास के अंदर भागीदारी की है? तो सिंगापुर के अंदर ही। तो जो SEACAT 2023 है, तो SEACAT की फुल फॉर्म क्या है? तो साउथ ईस्ट एशियन कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर ये है और ये कौन से क्रम का है? तो 22वें नंबर का है। इसका होस्ट कौन है? तो सिंगापुर है और इसमें USA की नौसेना और प्लस में 20 देश है वो भाग ले रहे हैं। भारत वो इसमें पहली बार ही शामिल हो रहा है और भारत की तरफ से INS कुलिस जहाज है वो भाग ले रहा है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना कि कौन सा जहाज है वो भारत की तरफ से भाग ले रहा है। तो INS कुलिस। आगे देखते हैं कि सिम्बैक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य ही किया जाता है। मालाबार अभ्यास का आयोजन तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है पहली बार और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों देशों को क्वाड कंट्री भी कहा जाता है। आगे देखते हैं कि आसियान। तो आसियान की स्थापना 1967 में की गई है। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। टोटल 10 देश हैं और 11वां देश है वो तिमोर लिस्ते है वो बनेगा। तो जो तिमोर लिस्ते हैं वो हाल ही के अंदर इसको WHO के द्वारा रूबेला फ्री भी घोषित कर दिया गया है। तो ये पॉइंट भी थोड़ा याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब जो सर के ललन टॉप क्वेश्चन करवाए थे आज, तो उनमें आज पॉलिटी से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद करवाए गए हैं तो उनका रिवीजन एक साथ जो करंट अफेयर्स का रिवीजन के बाद में करवा दूंगी। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। CSIR NBRI ने ही लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? तो नंबर 108 है। तो जो CSIR है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो काउंसलिंग फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो CSIR के हेड हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। महानिर्देशक नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी है। स्थापना 1942 में की गई है। और जो NBRI है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये कहाँ पे है? तो लखनऊ के अंदर ही है। तो इन दोनों के द्वारा ही जो लोटस है कमल के फूल की नई किस्म नमो 108 है वो लॉन्च की गई है। तो 108 है वो कमल के फूल में जो 108 पंखुड़ी होते हैं उनके नाम पर ही पड़ा है और ये मणिपुर के जो पौधे हैं उससे इसका विकास किया गया है। तो जो किस्म है ये मणिपुर के पौधे से इसका विकास किया गया है। लॉन्च कहाँ पे किया गया है इसको? तो 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम जो लखनऊ के अंदर चल रहा था वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं कि जो NBRI है इसके द्वारा निहार का विकास भी किया गया है। तो निहार क्या है? तो एलोवेरा की एक नई किस्म है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। HD 3385 तो ये गेहूं की नई किस्म है, इसको भी हाल ही के अंदर लॉन्च किया गया है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। AWEIL कानपुर द्वारा ही निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? तो ये इसका नाम है प्रबल। लॉन्च कब की गई है? तो 18 अगस्त 2023 को इसको लॉन्च किया गया है। टारगेट कितना है? तो 50 मीटर दूरी इसका टारगेट है और वजन है 700 ग्राम। तो बिना गोली के 700 ग्राम इसका वजन है। तो जो रिवॉल्वर है ये कौन सी है? तो प्रबल इसका नाम है, इसको याद रख लीजिएगा। आप देखते हैं कि सूर्यांशु क्या है? तो केरल के अंदर लॉन्च सोलर बोट है। निराक्षी तो पानी के अंदर ही एक बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए भी इसको लॉन्च किया गया है। लीसा क्या है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नवरोज नव वर्ष का संबंध किससे है? तो ये पारसी समुदाय से है। तो नव का अर्थ होता है नया, रोज का अर्थ होता है दिन। तो ये नया साल जो पारसी समुदाय है उसके नए साल को नवरोज के रूप में ही मनाते हैं। ये 16 अगस्त 2023 को ही मनाया गया है और इसको कि कौन से कैलेंडर पर आधारित है? तो सहसा कैलेंडर पर आधारित है। शुरुआत किए हैं पैगंबर जरथुष्ट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब देखते हैं कि यूनेस्को की अमृत धरोहर के अंदर ही नवरोज को 2016 के अंदर शामिल किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नवरह है ये अलग है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। अब यूनेस्को की इस साइट के अंदर भारत की कौन कौन से स्थल शामिल है?
तो अमूर्त धरोहर के अंदर 14 शामिल है और मूर्त धरोहर के अंदर 40 है। तो अमूर्त धरोहर के अंदर 14 में जो नवीनतम है वो है दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का, और मूर्त धरोहर के अंदर 32 तो सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है जो कि कंचनजंगा है। टोटल 40 है। तो मूर्त धरोहर के अंदर ही जो नवीनतम स्थल है वो है धोलावीरा गुजरात के अंदर, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये 4th नंबर का है और इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। पहले नंबर का कहाँ पे किया गया था? तो लखनऊ के अंदर। यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। सिविल 20 का आयोजन जयपुर में किया गया है। G20 2024 का होस्ट कौन है? तो ब्राजील है। G20 2023 ये कौन से क्रम का है जिसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा ही की जा रही है? तो ये 18वें नंबर का है और इसका होस्ट भारत ही है। भारत के अंदर शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत है। थीम क्या है? तो वसुदेव कुटुंबकम, और इसका अर्थ क्या होता है? 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। तो जो फर्स्ट शेरपा बैठक है G20 की वो कहाँ पे हुई है? तो उदयपुर के अंदर। और फर्स्ट रोजगार समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो जोधपुर के अंदर हुई है। और G20 पर्यटन समूह की जो 3rd बैठक है वो कहाँ पे हुई है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 6 देखते हैं। केंद्र सरकार ने ही PM ई बस सेवा पहल के तहत ही कितनी ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है? तो 10,000 बसों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो PM ई बस सेवा पहल है, इसको मंजूरी है दे दी गई है, और ये PPP मॉडल है अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। 10,000 ई बस को मंजूरी दी गई है, और किसके स्थान पर? तो जो सिटी बस होती है उनके स्थान पर ही इनको मंजूरी दी गई है। इन बसों का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए ही इसको शुरू किया गया है। और कौन कौन से शहर आएंगे इसमें? तो जो 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं, जो कि इनकी संख्या है 169, वो शहर इसमें शामिल होंगे। और इसका संचालन है वो 10 वर्ष के लिए ही किया जा रहा है, तो 10 वर्ष के लिए इसका संचालन किया जा रहा है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए हेल्प कार्यक्रम। तो ए हेल्प कार्यक्रम है, ये लॉन्च कहाँ पे किया गया है? गुजरात के अंदर। किसने लॉन्च किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि केंद्रीय पशुपालन एंड डेयरी मंत्री हैं, उनके द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। तो ए मतलब एजेंट, तो एजेंट इसमें महिलाओं को बनाया गया है, और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा पशुपालन के बारे में, बीमा के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, और टीका के बारे में भी इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो महिलाएं हैं वो इसके अंदर एजेंट होंगी, तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डाइचे बैंक इंडिया द्वारा ही जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है। तो इसमें टॉप के अंदर है महाराष्ट्र, 2nd स्थान पर छत्तीसगढ़, बॉटम के अंदर है पश्चिम बंगाल। अर्थात स्वास्थ्य पर जो खर्च करने वाले मामले में सबसे कम मतलब सबसे नीचे कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल ही है। आगे देखते हैं। पवन ऊर्जा क्षमता के अंदर ही सतह से 120 मीटर ऊपर के अंदर है राजस्थान पहले स्थान पर, और सतह से 150 मीटर ऊपर है गुजरात, तो इनको याद रख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो कौन है ये? तो इनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। हाल ही के अंदर इनका 80 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया है। तो जो सुलभ इंटरनेशनल है इसकी स्थापना 1970 में की गई है, और जो बिंदेश्वर पाठक है इनको 1991 के अंदर ही पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। ये स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं, और 2016 के अंदर ही इनको गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। LIC के प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है R दुर्रई स्वामी। तो R दुर्रई स्वामी है, ये बने हैं। तो LIC की स्थापना 1956 एक्ट के तहत की गई है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है सिद्धार्थ मोहंती, और जो MD हैं वो कितने होते हैं इसमें? LIC में तो 4 है, तो 2 की नियुक्ति 2023 में की गई है। तो R दुर्रई स्वामी है, इनसे पहले की गई थी सतपाल भानु। तो सतपाल भानु भी MD है वर्तमान में LIC के ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेमार जूनियर ने ही PSG को छोड़कर सऊदी अरब के ही अल हिलाल से करार कर लिया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब अपन कल की क्लास है उसका रिवीजन करेंगे, और फिर सर के द्वारा जो पॉलिटी के संबंधी जो अनुच्छेद करवाए गए हैं उनका। तो आज की क्लास है वो आपको लास्ट तक देखने, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग के अंदर ही भारतीय हॉकी टीम का स्थान कौन सा है? तो 3rd है। विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री द्वारा ही पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
मौद्रिक नीति समिति द्वारा ही रेपो दर कितने परसेंट निर्धारित की गई है? तो 6.5%। लोकसभा के अंदर कौन से ब्रिटिश कालीन जो कानून है उसमें बदलाव के लिए ही विधेयक पेश किए गए हैं? तो भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट। आगे देखते हैं, लसिका फाइलेरिया रोग का सेकंड नाम क्या है? तो हाथी पांव रोग है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य के अंदर ही भारत उत्सव कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो दुबई के अंदर। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा है? तो दिल्ली मेट्रो है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ पे स्थापित किया है? तो लखनऊ के अंदर। विश्व अंगदान दिवस 2023 कब मनाया गया है? 13 अगस्त को। खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का 3rd संस्करण कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो नई दिल्ली के ही मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर प्रारंभ किया गया है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं पॉलिटी से संबंधित इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। भारत राज्यों का संघ है, तो ये अनुच्छेद नंबर 1 के अंदर ही इसका उल्लेख किया गया है। कानून के समक्ष समानता या कानून का शासन, ये अनुच्छेद नंबर 14 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद नंबर 17 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद नंबर 18 के अंदर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी की जाती है और हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद नंबर 226 के तहत रिट जारी की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसको इंग्लिश में हैबिस कॉर्पस भी कहते हैं। परमादेश मैंडोमस, अधिकार परीक्षा को वारंटो, प्रतिषेध प्रोहेबिटेशन और उत्प्रेषण सर्टेनुरी। तो इंग्लिश में नाम है वो भी याद रख लीजिएगा। कभी कभी है ना हिंदी मतलब इंग्लिश में नाम आ जाते हैं और मैच द कॉलम यानी भी मतलब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर इसका नाम है वो याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, मूल अधिकार है वो यूएसए से लिए गए हैं। संविधान के भाग नंबर 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है और इनको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल संविधान के अंदर 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 ही मूल अधिकार हैं, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ही कानूनी अधिकार के रूप में ही अनुच्छेद नंबर 300 के अंतर्गत डाल दिया गया है। अब 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 में इसका उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद नंबर 40 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद नंबर 21(1) के अंतर्गत ही और इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ही जोड़ा गया है। आगे देखते हैं, समान नागरिक संहिता, ये हाल ही के अंदर चर्चा में है, तो ये अनुच्छेद है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद नंबर 44 है और भारत का एकमात्र राज्य है गोवा जहां पर समान नागरिक संहिता हो लागू की गई है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है, ये अनुच्छेद नंबर 50 में है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 53 में किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में है। अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक है, आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं और जो मूल कर्तव्य हैं वो मूल संविधान के अंदर इनका उल्लेख नहीं है। 1975 के अंदर ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर ही संविधान के भाग नंबर 4 का भाग 4 क है, उसके अंदर इसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 क में इसका उल्लेख है। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर ही जोड़ा गया है। कहाँ से लिए गए हैं मूल कर्तव्य? तो ये यूएसएसआर से लिए गए हैं। तो जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। तो अब वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। तो ये कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं इनका भी थोड़ा भी याद रख लीजिएगा, 1 से लेकर 11 तक ही। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 54 में है और राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित एमपी और एमएलए हैं वो भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद नंबर 56 और कार्यकाल है वो 5 साल के लिए है। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन अनुच्छेद नंबर 57 में उल्लेख है और ये कितनी भी बार है और राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो अनुच्छेद नंबर 61 के अंदर उल्लेख है और कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से ही राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 64 में किया गया है।
राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां अनुच्छेद नंबर 72 में है। तो कौन कौन सी समाधान की शक्तियां हैं? लघुकरण, सजा की जो प्रकृति है उसको बदलना, अर्थात जो मृत्युदंड है उसको कठोर कारावास में बदलना लघुकरण कहलाता है। परिहार, सजा की जो मात्रा है उसको बदलना, अर्थात जो 2 वर्ष का कठोर कारावास है उसको 1 वर्ष के अंदर बदल देना। विराम, जो विशेष परिस्थिति आ जाती है उसमें भी जो समाधान है मतलब शक्ति है वो कम हो जाती है, तो विराम। पर विलंबन, तो कुछ समय के लिए ही जो शक्ति है उसको टालना। और क्षमादान, तो समाधान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, जैसे मार्शल लॉ, सजा माफ का अधिकार राष्ट्रपति के पास में ही है। मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास में ही है, राज्यपाल के पास में नहीं है। तो इनको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं, महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 76 में है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने कार्यकाल पर बना रह सकता है। वर्तमान में महान्यायवादी हैं आर वेंकटरमणी और फर्स्ट महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़। संसद का गठन अनुच्छेद नंबर 79 में है और संसद का गठन है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ही बना होता है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 के अंदर, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 81 में और राष्ट्रपति हैं। धन विधेयक तो अनुच्छेद नंबर 110 में है। लोकसभा मतलब धन विधेयक है वो सबसे पहले लोकसभा के अंदर ही प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसकी सिफारिश के बाद में ही ये लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 112 के अंदर किया गया है। बजट का उल्लेख है वो संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं CAG, कंपैरेटर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये अनुच्छेद नंबर 148 से 157 तक है। और फर्स्ट CAG कौन है? तो नरहरि राव है और वर्तमान में CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। CGA कौन है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, तो ये है SS दुबे और इसका उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 129 में है। राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 123 में, राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद नंबर 213 में, राज्यपाल की समाधान की शक्ति अनुच्छेद नंबर 161 में और राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्ति है वो अनुच्छेद नंबर 72 में है। आगे देखते हैं महाधिवक्ता, तो अनुच्छेद नंबर 165 के अंदर है। संचित निधि अनुच्छेद नंबर 266 में। GST काउंसलिंग अनुच्छेद नंबर 2791 के अंतर्गत है और GST है ये 101वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद नंबर 360 और अभी तक भारत में एक बार भी जो वित्तीय आपातकाल है वो नहीं लागू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद नंबर 51। वित्त आयोग, तो जो राष्ट्रीय वित्त आयोग है इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में है और राज्य वित्त आयोग है इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 आई के अंदर है और ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत ही जोड़ा गया है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में और राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद नंबर 243 के अंदर है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के अंदर है, कानूनी अधिकार के रूप में इसको डाल दिया गया है। अखिल भारतीय सेवा के लिए अनुच्छेद 312 है। मूल अधिकार तथा कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के ऊपर रिट कौन जारी कर सकता है? तो हाई कोर्ट जारी कर सकता है अनुच्छेद नंबर 226 के तहत ही। और जो मूल अधिकार है उनका उल्लंघन होने पर ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, लेकिन अगर कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है। UPSC का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 315 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST का उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 338 एक के अंदर है। ये 89वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही जोड़ा गया है। संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 में। संविधान संशोधन तो ये अनुच्छेद नंबर 368 है। संविधान का भाग नंबर 20 है और संविधान संशोधन है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 19(1) के अंतर्गत ही किया गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। अनुच्छेद 395 है और अनुसूची 12 है। मानव अंग के क्रय विक्रय और तस्करी पर रोक है वो अनुच्छेद नंबर 23 में है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 25 में है। राष्ट्रपति के जो शपथ है उसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 60 में है और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा ही राष्ट्रपति को शपथ वो दिलाई जाती है। संयुक्त बैठक अनुच्छेद नंबर 108 के अंदर है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है और अभी तक जो 3 बार ही संयुक्त बैठक का इसका आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि है वो अनुच्छेद नंबर 55 में उल्लेख किया गया है और एकल संक्रमण मत के आधार पर ही राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किया जाता है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद नंबर 12 है। तो जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं वो करवा दिए गए हैं। आज की क्लास वो आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करो, जिससे कि मैं भी थोड़ा सा ये हूँ कि हाँ यार आपके लिए थोड़ा मतलब आपका भी टाइम भी बच रहा है और जो कंटेंट भी करवाए हैं सर के द्वारा वो पूरा प्रॉपर आपको कंटेंट भी मिल रहा है।